हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असम्बली फिजिक्स। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चला था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए स्टूडेंट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने कल इसकी डेफिनेशन को जाना था। ठीक है स्टूडेंट, आज अपन उस टॉपिक को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहाँ से हमने कल छोड़ा था। देखिए स्टूडेंट, कल हमने बात की थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कुछ बेसिक्स पॉइंट पे। स्टार्ट करते हैं अपन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए स्टूडेंट, दो प्रकार से बात करें, एक तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से और दूसरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो स्टूडेंट, दोनों हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो उनमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इंडिक्वेंसी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स, अर्थात चीर संबंध भौतिकी की असफलताएं। तो उसका जो आधार होगा वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही होगा। अब इसका कारण ये है स्टूडेंट कि जब तक ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे बात नहीं हुई थी या जब तक हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं जाना था, तब तक हमारे लिए क्लासिकल फिजिक्स क्या थी? कंप्लीट सही थी, उसमें कोई दिक्कत थी ही नहीं। ठीक है, और अपन को वहाँ तक कोई रियलाइज ही नहीं था कि अपन को नई फिजिक्स की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्लासिकल फिजिक्स कैसे फ्लो होगी उसको क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। आगे अपन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे यह क्लासिकल फिजिक्स को फ्लो होने को सही बताता है, या यह कह दे कि कैसे क्लासिकल फिजिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो अपन ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे इस पर, बट स्टिल जो पॉइंट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसको अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में डेफिनेशन हमारी क्लियर हुई, और डेफिनेशन जब क्लियर हुई तब हमें यह पता चला कि एक ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो अपने अंदर आने वाली 0 से इनफाइनाइट तक की, अर्थात 0 से अनंत तक की सारी रेडिएशन को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब आप ब्लैक का मतलब ब्लैक मत समझना, ठीक है। कृष्णिका का एक आइडियल मतलब ये है कि वो अपने अंदर चाहे कोई सी भी रेडिएशन आए, रेडिएशन मतलब यहाँ पे बात हो रही है ईएम की, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊँ, ब्लैक बॉडी का मतलब ब्लैक क्यों नहीं है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ब्लैक बॉडी के सामने कोई रेडिएशन आई, कोई भी रेडिएशन आई, तो वो रेडिएशन इसके अंदर गई, कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई, नहीं हुई तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, कुछ एब्जॉर्ब यहाँ पे हुई, तो ये कंप्लीट क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी? कंप्लीट एब्जॉर्ब कर लेगी। दैट मीन्स ये कोई भी रेडिएशन, मतलब वो चाहे विजिबल हो, वो चाहे इंफ्रारेड हो, वो चाहे अल्ट्रावायलेट हो, ठीक है, सब रेडिएशन को अपने अंदर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो जो बॉडी होती है वो क्या कहलाती है, ब्लैक बॉडी कहलाती है। दैट मीन्स उसका जो अब्जॉर्प्शन कांस्टेंट है वो क्या होता है स्टूडेंट, यूनिट होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने कल अच्छे से पढ़ लिया था। आज अपन बात करते हैं स्टूडेंट एक ग्राफ की। एक ग्राफ किस पे बेस्ड होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे। एक ग्राफ जो कि बेस्ड होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे। दैट मीन्स कि जब आप ब्लैक बॉडी को गर्म करते हो, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रख के जब आप इसको आप हीट देते हो या किसी भी माध्यम से आप उसको रेडिएशन देते हो, तो वो रेडिएशन क्या होती है स्टूडेंट, उसमें एब्जॉर्ब होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कंप्लीट ब्लैक बॉडी हमारी एक रेडिएशन से क्या होती है, भर जाती है। और जब आप उस सोर्स को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने चूल्हा जला रखा था, एक एग्जांपल से कह दूँ कि आपने यहाँ पे चूल्हा जला रखा था। अब उस चूल्हे जलाने की वजह से रेडिएशन इमिट हुई, और वो रेडिएशन इमिट किस में होगी, ब्लैक बॉडी में। अब ब्लैक बॉडी है तो आप जानते हो कि वह क्या करेगी, कंप्लीट ही क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। कर लिया, ठीक है। अब आपने इसको पूरा भर लिया, रेडिएशन से भर के इसको रख दिया रूम टेम्परेचर पे। किस पे रख दिया, एट रूम टेम्परेचर। अब जब आप रूम टेम्परेचर पे इसको रखोगे तो क्या होगा कि है 0 से इनफाइनाइट तक की सारी रेडिएशन को क्या करेगा, इमिट करेगा। फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट जितनी भी रेडिएशन की रेंज पॉसिबल होती है, उन सारी रेंज की रेडिएशन को क्या करेगा, इमिट करेगा। देखिए आज अपन डेफिनेशन में नहीं जा रहे,
क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने उसको अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। ये नॉलेज हमने ले लिया है कि भाई ब्लैक बॉडी क्या होती है, कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। बट आज आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ स्टूडेंट, जो यहाँ पे रेडिएशन को समझने के लिए आपको क्या करेगी, बहुत हेल्प करेगी। एक वर्ड है कि जो वस्तु जितनी अच्छी अवशोषक होती है, जितनी अच्छी अवशोषक होती है, वह उतनी ही अच्छी उत्सर्जक भी होती है। अब इसका क्या मतलब है समझना, क्योंकि स्टूडेंट इस लाइन से अपन ये जो ग्राफ बनेगा उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जब आप इसको टेम्परेचर देते हो या मतलब इसको रेडिएशन देते हो तो सारी रेडिएशन एक साथ क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। जब आप सोर्स को हटा देते हो और उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हो तो बताओ ये अच्छी क्या है, अवशोषक है, क्योंकि उसका गुणांक लगभग क्या है, अवशोषक गुणांक इकाई है, ठीक है। तो वो जो इमिट करेगी तो इमिट भी क्या करेगी, बहुत शानदार करेगी। बहुत शानदार मतलब उसके इमिटेशन में 0 से इनफाइनाइट तक की सारी रेडिएशन क्या होगी, इंक्लूड होगी। दैट मीन्स ये कि आप जब ग्राफ देखोगे तो उसमें आपको हर वेवलेंथ की क्या मिलेगी, रेडिएशन मिलेगी। हर वेवलेंथ की क्या मिलेगी, रेडिएशन मिलेगी। तो अब अपन ग्राफ, जो इसका ग्राफ बना, स्पेक्ट्रम जो ग्राफ बना, उसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसका दैट मीन्स कि अब अपन जो कृष्णिका विकिरण के स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता और लैम्डा के बीच क्या करेंगे, ग्राफ को स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक ग्राफ। अब ये ग्राफ किसके बीच में था, सबसे पहले किसने पढ़ा, मतलब जो प्रैक्टिकल जो हुआ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, इसका जो ग्राफ है उसका अध्ययन सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1899 में, 2 वैज्ञानिक थे, एक थे ल्यूमर, दूसरे थे प्रिंगशाइन। इन्होंने स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता और तरंग दैर्ध्य के बीच जो वेवलेंथ है उसके बीच ग्राफ का क्या किया था, स्टडी की थी। और यहाँ से क्वेश्चन भी अराइज होते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन है या कृष्णिका विकिरण है, उसके स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता और लैम्डा के बीच ग्राफ को समझाइए, या जो स्पेक्ट्रल ग्राफ बनता है उसकी क्या खास बात होती है। ये बातें आज अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो ग्राफ है स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता और लैम्डा के बीच। मैं इसको लिख देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है लिखना। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, जिसको अपन स्टूडेंट ई लैम्डा डी लैम्डा से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। ये तो होगी स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता वाई एक्सिस पे, किस पे, वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब अपन तरंग दैर्ध्य को स्टूडेंट लेते हैं एक्स एक्सिस पे, वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ को लेंगे स्टूडेंट अपन एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकली ग्राफ बना, पहले अपन उसको बनाएंगे, फिर उसकी क्या करेंगे, खास बात जानेंगे, और उससे आपको वीन का विस्थापन नियम, स्टीफन नियम, ये भी सीखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले मैं फ्री हैंड से क्या कर देता हूँ, ग्राफ बना देता हूँ। तो जो ग्राफ मिला था समथिंग लाइक दैट, ऐसे मिला था, ये समथिंग लाइक दैट। देखिए स्टूडेंट, ये थोड़ा मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ, किताब से थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बट लगभग क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर लेते हैं अपन 1000, ठीक है, और फिर 500 का क्या करते रहते हैं, इंक्रीमेंट, 1000, फिर 1500, फिर 2000,
और फिर 2500। थोड़ा किताब में डाटा अलग हो सकता है बट मतलब सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जो ग्राफ बना स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता और तरंग दैर्ध्य के बीच, वो ग्राफ आपको इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो इस ग्राफ की क्या क्या खास बात होती है कि इसके क्या क्या एडवांटेज है, वो अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यही डिस्कशन एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता और तरंग दैर्ध्य के बीच जो ग्राफ आता है उनकी विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता स्टूडेंट, आप इसको ध्यान से देखो, खुद आप जान जाओगे कि इसमें एक जो विशेषताएं हैं वो आप खुद बनाना सीख जाओगे। मैं बताऊंगा तो आपको सीधे सीधे आप याद कर लोगे, बट मैं समझाऊंगा तो आपको भी भूलोगे नहीं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो क्या ये ग्राफ कहीं पर टूट रहा है क्या? आप ध्यान से देखो कि इस ग्राफ में कहीं पर ऐसे कुछ स्क्रैचेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे। दैट मीन्स कि ये ग्राफ क्या है, सतत है। इसका मतलब स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा और लैम्डा के बीच जो ग्राफ बनता है वह सतत ग्राफ बनता है। क्या बनता है? सतत ग्राफ। दैट मीन्स यह ग्राफ क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, और दिख भी रहा है, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्येक लैम्डा के संगत यहां से लेकर आप बढ़ाते जाओ ऐसे, प्रत्येक लैम्डा के संगत, अरे यहाँ पे 2 आप लिखना चाहो तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लिख सकते हो। स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता 2, 4, 6, 8, 10। हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता होती क्या है, वो भी पढ़ेंगे। बट एक बार इस ग्राफ की जो एडवांटेज है, जो इसकी प्रॉपर्टीज है, उनको अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, मैं इन शॉर्ट लिखूंगा, किताब में आपको लेंथी मिलेगा, बट मैं एक शब्द में सारी बात लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जो ग्राफ मिलता है वो अपन को कंटिन्यूअस ग्राफ मिलता है। दिख रहा है? ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ कंटिन्यूअस मिला, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्येक लैम्डा के संगत आपको क्या मिल रही है, स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता। पर प्रत्येक लैम्डा के संगत आपको भिन्न भिन्न स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता या भिन्न भिन्न रेडिएशन क्या करती है, आप रेडिएशन की मात्रा आपको मिलती है। दैट मीन्स प्रॉपर्टीज क्या होगी कि आप प्रत्येक लैम्डा के संगत आपको क्या मिलेगी, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। प्रत्येक लैम्डा के साथ आपको स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता मिलेगी, पर प्रत्येक लैम्डा के संगत वो भिन्न भिन्न भी होगी। देखो यहाँ पे वैल्यू अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, हर जगह अलग अलग है, पर वैल्यू मिल रही है। दैट मीन्स स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता भिन्न भिन्न मिलती, भिन्न भिन्न मिलती। ये लो पहली बात, इसको अपन बोल सकते हैं कि इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये देखिए स्टूडेंट, ग्राफ देखो, आप एग्जाम तक याद रखोगे, मैं आपको श्योर बता रहा हूँ स्टूडेंट। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, पूरा समझते हो, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको ये ग्राफ भी अभी याद होगा और इसकी प्रॉपर्टीज भी आपको अभी याद नहीं, समझ आएगी। देखना कैसे। नेक्स्ट अपन बात करें तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये ग्राफ पहले बढ़ रहा है, बढ़ता 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 मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पर, फिर मिनिमम हो रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा, ई लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू पहले बढ़ेगी, देखना पहले बढ़ेगी, फिर अधिकतम होगी और फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये मैंने अपने हिसाब से बनाया स्टूडेंट, इन शॉर्ट, कि आप जितना कम हो सके उतने कम में ज़्यादा से ज़्यादा समझ सको। तो जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा, ई लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम होगी और फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, समझ आया? उसके बाद अपन बात करते हैं, इस ग्राफ में देखो 2 चीज़ें हैं। एक तो है लैम्डा मैक्सिमम। देखो मैं आपको ये साफ कर देता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, बट हाँ वीडियो आपको पूरा समझ आएगा। देखिए, आओ, तो जैसे यहाँ इस ग्राफ में 2 वैल्यू है स्टूडेंट, एक तो है लैम्डा मैक्सिमम और एक है ई लैम्डा मैक्सिमम। अब ये चीज़ें क्या होती है ये समझना है स्टूडेंट, समझेंगे अपन। देखो स्टूडेंट, इस पूरे ग्राफ में आपको लैम्डा कहाँ पे मैक्सिमम दिखाई देता है,
तो आप ध्यान करोगे कि लैम्डा आपको यहाँ पे दिखाई दिया मैक्सिमम, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर, तो लैम्डा बढ़ा। ठीक है, दैट मीन्स ये लैम्डा का क्या मैक्सिमम मान है, लैम्डा का क्या है मैक्सिमम मान है। इसका मतलब इसको अपन बोलेंगे लैम्डा एम। क्या बोलेंगे लैम्डा एम। तो मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके लिख दूँ, ये पहले के लिए तो लैम्डा m1 और ये दूसरे के लिए तो स्टूडेंट लैम्डा m2 और ये तीसरे के लिए तो स्टूडेंट ये लैम्डा m3 और ये फोर्थ के लिए तो स्टूडेंट लैम्डा m4। और इस लैम्डा पे जो आपको ई लैम्डा की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी स्टूडेंट, ई लैम्डा मैक्सिमम। दैट मीन्स लैम्डा के अधिकतम मान पर स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का अधिकतम मान क्या कहलाएगा स्टूडेंट, ई लैम्डा मैक्सिमम। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट इसमें भी क्या है, एक ट्विस्ट है। इससे अपन क्या बना लेंगे, एक प्रॉपर्टी बना लेंगे। कैसे, देखो स्टूडेंट कि जैसे जैसे समझना टेम्परेचर बढ़ रहा है 1000, 1500, 2000, 2500, ध्यान से देखो स्टूडेंट क्या चीज कम हो रही है, लैम्डा। कहां पर, जब लैम्डा मैक्सिमम का मान जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है कम हो रहा है। दैट मीन्स स्टूडेंट कि लैम्डा एम व्युत्क्रमानुपाती है, इरप्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। इसको ऊपर लिख देता हूं, देखिए तीसरा जो नियम है, दैट मीन्स लैम्डा मैक्सिमम वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, टेम्परेचर के। और यहाँ से अपन जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो अपन जानते हैं कि एक कांस्टेंट आता है जिसको अपन समानुपाती स्थिरांक बोलते हैं। दैट मीन्स लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी, वेयर बी इज वीन कांस्टेंट, वेयर बी इज वीन्स कांस्टेंट। दैट मीन्स यह कहलाता है वीन का विस्थापन नियम। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं रफ कर रहा हूँ, साथ साथ में आप नोट्स बनाते चलिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये कहलाता है वीन का विस्थापन नियम, वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, और यहाँ पे जो b है वो वीन्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.8 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है, ये क्या कहलाती है, वीन के कांस्टेंट की वैल्यू। हालांकि वैल्यूज़ कोई ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट, आपको जो एग्ज़ाम दोगे उसमें वैल्यू आपको दी हुई मिलेगी। ठीक है, तो वीन का विस्थापन नियम कैसे आया, 1.5 नंबर में पूछा जाता है कि वीन के विस्थापन नियम को समझाइए। तो स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता और लैम्डा के बीच ग्राफ, अर्थात लैम्डा मैक्सिमम का मान टेम्परेचर के साथ घटता है और यही क्या कहलाता है, वीन का विस्थापन नियम। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं स्टूडेंट एक नियम और, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज है, उसमें एक प्रॉपर्टीज अपन और पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, चौथी जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि जो ई लैम्डा का मैक्सिमम मान है, ई लैम्डा का जो मैक्सिमम मान है, ई लैम्डा डी लैम्डा का, वह टेम्परेचर की पावर 5 के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो मैंने एक शब्द में सारी बात तो लिख दी, अब मैं आपको समझाऊंगा बच्चों। तो देखो स्टूडेंट, ई लैम्डा डी लैम्डा मैक्सिमम मतलब जो लैम्डा पे आपको ई लैम्डा का मैक्सिमम मान मिल रहा है उसका मान टेम्परेचर की पंचम घात या 5th पावर के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स अधिकतम स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान टेम्परेचर की पावर 5th के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आया चौथा नियम। पांचवा नियम कहता है स्टीफन बोल्ट्जमानी, स्टीफन्स बोल्ट्जमान लॉ। ये कहता है एक होता है अधिकतम उत्सर्जन क्षमता और एक होती है कुल उत्सर्जन क्षमता। दैट मीन्स कंप्लीट वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट, आपने सबको ट्रॉफियां बांटी, किसी को 5, किसी को 7, किसी को 25। तो आपने सबसे ज़्यादा ट्रॉफी किसको बांटी, 25। मान लीजिए कोई स्टूडेंट था, जैसे मान लीजिए उसका संदीप नाम, आपने उसको 25 चॉकलेट्स दी, तो उसका मैक्सिमम मान कितना हो, 25। पर आपने कुल ट्रॉफियाँ कितनी बांटी, तो कैसे करोगे,
जितनी टॉफियाँ बांटी उनका क्या कर दो, ऐड कर दो, सम कर दो। तो यही बस यहाँ पर लगेगा। कुल उत्सर्जन क्षमता है स्टूडेंट वो किसके बराबर होगी, वो होगी टेम्परेचर की पावर 4 के समानुपाती। और यही क्या कहलाता है, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। स्टूडेंट इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो आता है सिग्मा टी की पावर 4, वेयर सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग होती है। अब वैल्यू आपकी किताब में मिल जाएगी, इसमें अपन नहीं जाएंगे। तो ये था स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज कह दो या गुण कह दो या विशेषताएं कह दो किसकी, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का जो ग्राफ जो हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मिला, जिसकी स्टडी सबसे पहले ल्यूमेट तथा प्रिंगशैम ने की थी। ये एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज आपको स्टूडेंट समझ आई होगी। वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर बनाए स्टूडेंट, पर एग्जाम पर्पज के हिसाब से बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। पर हाँ, एक छोटी सी बात स्टूडेंट, साथ साथ में नोट्स ज़रूर बनाते रहना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी प्रयास, मतलब जो थोड़ी थोड़ी मेहनत बोल दो उसको, हर रोज़ की 2 पेज की भी मेहनत करोगे तो आने वाले 3 से 4 महीनों में स्टूडेंट आपकी क्वांटम शानदार हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू MDSU, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। पर मेरे साथ साथ आपको मेहनत करनी ज़रूरी है। मैं चाहे कितना भी पढ़ा दूँ, कितनी भी आपको लेंथी वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ, उसका जब तक मतलब नहीं है जब तक आप खुद सीरियस होकर नहीं पढ़ते। वैसे आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सारे ही स्टूडेंट पढ़ रहे हो, बट फिर भी स्टूडेंट ध्यान रखते हुए पढ़िए। तो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।